तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी बोर्ड का न्यू एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि इस साल एचपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल साइट पे अपने सैम्पल पेपर के साथ ब्लूप्रिंट रिलीज़ किया है। तो हम देखेंगे कि क्या उसमें चेंजेस है। जैसे कि हम सभी को पता ही है कि जो एचपी बोर्ड है वो अब कुछ सीबीएसई अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ एचपी बोर्ड के जो स्कूल्स हैं वो अब सीबीएसई में कन्वर्ट भी हो चुके हैं, ठीक है, जो कि सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करेंगे प्योरली। और कुछ एचपी बोर्ड जो है आने वाले टाइम में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो अब जो एचपी बोर्ड ने अपने एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसमें क्या चेंजेस किए हैं, क्या उन्होंने वो बोर्ड जो पैटर्न है वो पूरी तरह से सीबीएसई में कन्वर्ट कर दिया है, उसमें कुछ नया सिलेबस डाला है, या फिर पुराने ही सिलेबस से अभी तक उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, क्या क्या पैटर्न रहने वाला है ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको अब किस तरह से जो है अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करनी है इस पैटर्न से रिलेटेड। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ट्वेल्थ क्लास के लिए रहने वाला है, जिन्होंने ट्वेल्थ अभी 2027 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि किस तरह से आपको जो है अपनी अप्रोच रखनी है फर्दर पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें तो एचपी बोर्ड का जो इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी हद तक जो है सीबीएसई अप्रोच को ही फॉलो करता है। उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस किए गए हैं, हालांकि इतने मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन अब जो क्वेश्चन टाइप है और जो क्वेश्चन का जो अ, आपका लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल, वो थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। और ये 2026-27 वाले जो आपका बैच है ईयर है उसके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे हम देखें देखो तो जो आपका पेपर है वो तो अभी भी 3 घंटे और 60 मार्क्स का ही होगा मिनिमम, यानी कि जो आपका ट्वेल्थ, जो इस साल ट्वेल्थ कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो 2027 में एच बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपका जो एग्ज़ाम है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो एचपी बोर्ड की तरफ से ही आएगा। ठीक है, लेकिन इस बार जो आपकी वेटेज है और जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है। अब उसमें क्या क्या चेंज है वो हम देखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इस बार किस आपके पास ऑब्जेक्टिव से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि नॉलेज बेस अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो उससे आपके पास इतनी परसेंटेज जो है मार्क्स की रहने वाली है, यानी कि टोटल 10.5 मार्क्स के आपको नॉलेज बेस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब नॉलेज बेस में ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं जैसे कि जो भी आपने मतलब लर्निंग वाले जितने भी हैं, जो भी आपने याद किया है, ठीक है, फार्मूला बेस है या फिर कोई आपने थ्योरी, जो जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उस पर नॉलेज बेस कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपके पास अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है, जो आपकी जो आपने पढ़ा है उसको कितना सीखा है, समझा है, अंडरस्टैंड किया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 10.5 मार्क्स ही कंटेन करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन बेस है उसका जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, 21 मार्क्स की यहाँ पे जो है आपकी एप्लीकेशन रहने वाली है। और इसमें जो मेजर आपकी चीज़ें पूछी जाती है वो है आपकी डेरिवेशंस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम डेरिवेशंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, फिर बाकी के जो आपके पार्ट्स बचते हैं जो कि है जैसे कि एनालिसिस है, इवेल्युएशन है, क्रिएशन है, इनसे आपको काफ़ी टाइप के क्वेश्चन इस बार नए भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें CBQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी है इसमें, ठीक है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, या फिर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाले हैं क्वेश्चन, और इसमें आपको चूज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सीबीएसई पैटर्न को इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और भी यहाँ पे बहुत सारे होंगे कि जैसे फार्मूला बेस होंगे आपके पास, ठीक है, फार्मूला बेस क्वेश्चन होंगे, ग्राफ के क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिलने वाले हैं काफ़ी। ठीक है, या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे इसमें। ठीक है, इनकी भी आप परसेंटेज देख सकते हो कि कितनी कितनी वेटेज रहने वाली है, जैसे कि 14.5%। ठीक है, 14.5 मार्क्स के आपके एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क्स के आपके एवेल्युएशन के हैं, फिर 1.5 मार्क्स के आपके क्रिएशन के क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है देखो बताया भी गया है कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि लगभग लगभग सेम ही है। पहले भी आपका ऐसा जैसा ही पैटर्न रहता था, जैसे कि 3 क्वेश्चन जो है वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिनके टोटल मार्क्स 15 होते हैं। लास्ट जो सेक्शन होता है उसमें ये देखने को मिलते हैं। फिर एक आपकी केस स्टडी रहती है जो कि 4 मार्क्स की होती है। ठीक है, और एक आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 7, जो कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए टोटल मार्क्स आपके 21 बनते हैं इसमें। और फिर आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जो 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और 12 आपके MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी फर्दर अब बहुत सारे टाइप इंक्लूड किए गए हैं, वो हम फर्दर आगे देखेंगे, इसलिए आपके टोटल मार्क्स जो यहाँ पे 60 बनते हैं।
यहाँ पे टाइम भी मेंशन किया हुआ है कि कितना कितना टाइम आपको किस पार्ट में और किस क्वेश्चंस में देना है, लेकिन चलो ये तो आपके अपने हिसाब से, जैसे आप पेपर को सॉल्व करते हो तो वैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो टाइम को। ठीक है, अब है आपकी चैप्टर वाइज कितनी वेटेज रहने वाली है क्वेश्चन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपको कितने किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो 4 नंबर का है। फिर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 4 का है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे 6 नंबर का रहने वाला है। तो इसकी जो वेटेज है वो बाकी चैप्टरों के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें आपको इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इन दोनों का रिलेशन है। ठीक है, फिर आपके पास ओम्स लॉ इसमें आ जाता है, इसके कुछ ग्राफ्स है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्राफ्स है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेल आ जाते हैं, सेल के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। ठीक है, और भी इसमें फिर किरचॉफ के लॉ आ जाते हैं इसमें। और फिर इसमें गैल्वेनोमीटर, उसकी वर्किंग, प्रिंसिपल, फंक्शन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। और विद न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर पाए अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर उसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, ये भी आपके 4 मार्क्स कंटेन करता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर 3 ही नंबर का है आपके पेपर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है 4 नंबर का। ऑल्टरनेटिंग करंट भी 4 नंबर का है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी 4 नंबर का है। तो ये तीनों ही चैप्टर आपके देखो 4 4 मार्क्स कंटेन करते हैं, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है और समझनी है, जहाँ से आपको कंसेप्चुअल, थ्योरेटिकल, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। फिर आपका काफ़ी मेजर पार्ट जो आता है, ठीक है, वो है आपकी रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट 8 नंबर का ये चैप्टर है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको जो है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, जिसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ इस टॉपिक से एग्ज़ाम में अपने। ठीक है, फिर फर्दर हम अगर आगे देखें, तो जो वेव ऑप्टिक्स है, फिर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है, रेडिएशन है, एटम्स है, न्यूक्लियाई है, ये सब छोटे छोटे आपके चैप्टर्स हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें इनमें बताई जाती है, तो वो आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, ताकि इनको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए। और लास्ट देखिए, मेरे को लगता है जो आपका ये जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 6 मार्क्स कंटेन करता है, और ये पूरे +2 में से अगर आप अच्छे से पढ़ें तो काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें काफ़ी इजी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, और आसानी से जो है याद भी हो जाती है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ो तो आप 6 नंबर यहाँ से आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो इसी तरह से देखो आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपको ध्यान में रखनी है पेपर से पहले। आप देखो इसमें बहुत अच्छी चीज़ इस बार ये है, अच्छा चलो, इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो आपको देखो, यहाँ पे आपको प्रॉपरली ये मेंशन है हर चीज़, कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि जो आपका सेक्शन ए है, सेक्शन ए में आपको 12 MCQ आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 2 मैच द कॉलम होंगे आपके पास, और ये मैच द कॉलम किस चैप्टर से होंगे ये भी इन्होंने बताया है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस बार आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही प्रोवाइडेड है, बस आपको उसी वे में तैयारी करनी है। ठीक है, तो 2 मैच द कॉलम आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 2 असरसर रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगे, वो तो होते ही हैं। ठीक है, हर बार वो पिछले पैटर्न में भी आपको देखने को मिलते थे। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, जो डायग्राम पे बेस्ड होंगे। डायग्राम आपको दिया जाएगा, और उसके बेस पे आपको कोई MCQ पिकअप करना होगा। ठीक है, और 2 आपके पास 2 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया। तो ये चीज़ें आपको इस बार ध्यान में रखनी है, कि आपको जो है किस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि ये नए टाइप के क्वेश्चन, करेक्ट द स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, डायग्राम टाइप क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपसे इस बार पूछे जाएंगे, और मैच द कॉलिंग टाइप भी इस बार आपसे पूछे जाएंगे MCQ में। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा नया है यहाँ पे। इसके बाद जो आपका सेक्शन बी रहने वाला है, ठीक है, सेक्शन बी में आपके पास 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है यहाँ पे। अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस किस टाइप के होंगे, देखो 1 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, CBQ, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, CBQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे 1 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा, देखिए, और उसके बाद एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और CBQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ से 2 2 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे बी सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले सेक्शन में आ जाए, सी सेक्शन में, तो इस सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया। ठीक है, 1 क्वेश्चन इसमें से आपके पास सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, टू डिस्करेज रोड रनिंग। अब देखो
जैसे कई बार क्या करते हैं कि स्टूडेंट पेपर से बस 2 दिन पहले रट्टा मार के चले जाते हैं, तो वो यहाँ पे काम आपका काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं जब आपने किसी टॉपिक को थॉरोली डीपली और शुरू से पढ़ा हो। एक दिन में पढ़ के ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको जो है आज से ही, अभी से ही, अभी भी आपके पास टाइम है, आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छे से जो है आपका जितने भी चैप्टर हैं उनको थोरोली अच्छे से सारी थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस बहुत अच्छे से पढ़ो, ताकि जब आपके सामने ऐसे सिचुएशन टाइप क्वेश्चन बने तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाओ। अब देखो सिचुएशन टाइप क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें ज़्यादातर कि जैसे आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे किसी भी टॉपिक से, ठीक है, या किसी भी चैप्टर से, और उसके बेस पे आपसे कोई फार्मूला ड्राइव करने के लिए या फिर जो सिचुएशन वहाँ पे लग सकती है, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी आपसे पूछ सकते हैं वो आपको पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट है सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी में आपसे देखो, सेक्शन डी में आपके पास जो है केस बेस्ड स्टडी होती है, सिर्फ एक केस स्टडी आएगी जिसमें आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। ये तो हर बार ही होता है आपके पास, पहले भी यही पैटर्न था इसमें, जिसमें से आपको सिर्फ 4 आंसर करने होते हैं। ये अच्छी बात है, एक को आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, मतलब 5 में से आपको कोई सिर्फ 4 ही क्वेश्चन जो है आंसर करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेक्शन ई में देखें तो इसमें ये लास्ट सेक्शन है आपका, जिसमें आपके 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जिसमें फर्दर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक जो आपका क्वेश्चन होगा जैसे, तो इसमें आपके पास फर्दर पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है, इस तरह से पार्ट्स होते हैं। और इनमें भी फर्दर चॉइसेस होती है, और करके आपको इनमें भी फर्दर चॉइसेस होगी, तो यहाँ पे आपको चॉइस ज़रूर देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि किस पार्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा। देखो एवरी क्वेश्चन हैज़ 3 पार्ट, 3 पार्ट होंगे, इन विच फर्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन रिमेंबरिंग रिकॉल स्टेट टाइप क्वेश्चन। पहला पार्ट आपको सिर्फ रिकॉलिंग रिमेंबरिंग, मतलब जिसमें एसआई यूनिट्स वगैरह आपसे, ठीक है, और डायमेंशंस वगैरह, फार्मूला वगैरह पूछ लेते हैं कि आपको रिमेंबरिंग रिकॉलिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ती है जिन क्वेश्चनों में, ठीक है। सेकंड पार्ट जो होगा आपका इज बेस्ड ऑन द डेरिवेशन अप्लाइंग टाइप क्वेश्चन, मतलब सेकंड पार्ट में आपसे कोई छोटी मोटी डेरिवेशन होगी या कोई डेरिवेशन है उसको नए तरीके से कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वो यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड पार्ट होगा इज बेस्ड ऑन अप्लाइंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग द सेम कंसेप्ट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट होगा ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इसमें आपसे जो पूछा जाएगा वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मिला के जो कुछ आंसर आपका बन रहा होगा वो यहाँ से पूछा जाएगा। हो सकता है जैसे फर्स्ट पार्ट में कोई आपको फार्मूला पूछ लिया, सेकंड पार्ट में उसको ड्राइव करने को बोला, और थर्ड पार्ट में उसी फार्मूले को कहीं किसी एप्लीकेशन में अप्लाई करने को बोल दिया, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इतना ईजी भी नहीं रहेगा, इतना मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहेगा, आपको थोड़ा सा तो इसमें दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये एकदम से ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे आपके लिए, इसलिए आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन ए एंड बी, ये तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपके सेक्शन ए और बी है उसमें तो कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, सी में और डी में और ई में, इन तीनों सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइसेस ज़रूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने डिस्कस भी की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको स्पेशली बताया गया है इस बार कि जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो रहने वाला है 8.3%। 8.3% के जो मार्क्स होंगे आपके, लगभग लगभग वो डिफ़िकल्ट होंगे और काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे वो, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से। और इसके बाद जो एवरेज टाइप क्वेश्चन होंगे वो 55 मार्क्स, मतलब 55% तो आपका एवरेज ही रहेगा पेपर, ठीक है। और जो इजी पार्ट आपका रहने वाला है वो आपका रहेगा सिर्फ 36.7%, ठीक है, यानी कि ओवरऑल पासिंग मार्क्स जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप पास हो सकते हैं, लेकिन देखो हमारा काम सिर्फ पास होना नहीं है, हमें अगर अच्छी परसेंटेज स्कोर करनी है तो आपको ये तीनों ही पार्ट बहुत अच्छे से 100% कंप्लीट करने पड़ेंगे और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। वरना अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है इस बार के पेपर पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए आपको ना बहुत अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस दी हुई है क्वेश्चन पेपर की कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता भी लगेगा किस चैप्टर से क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि आप देखोगे कि अगर अंडरस्टैंडिंग बेस में हम देखें, जैसे हमने शुरू में देखा कि अंडरस्टैंडिंग बेस में आपके पास क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, और किस चैप्टर से बनेगा ये भी बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि ये भी बताया है कि ईजी बनेगा या डिफिकल्ट, तो ये ईजी रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आपको एक डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है, जो कि काफ़ी ईजी रहेगा। उसके बाद चूज़ द करेक्ट एमसीक्यू, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल से देखने को मिलेगा, और ये मॉडरेट रहने वाला है। फिर मैच द कॉलम, एक दो मैच द कॉलम आने वाले हैं आपको, ठीक है, उसमें से एक आपका ऑल्टरनेटिंग करंट से आएगा, ठीक है, जो कि मॉडरेट लेवल का रहेगा।
ठीक है। उसके बाद फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका रहेगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से, इजी रहेगा। फिर मैच द कॉलम, दूसरा मैच द कॉलम देखिए जो आपको आएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आएगा और ये आपका इजी रहेगा। देखो पहला मैच द कॉलम जो है वो मॉडरेट बताया है इन्होंने और दूसरा थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो मैच द कॉलम में ज़्यादातर ना क्या पूछा जाता है कि जैसे आपको एक साइड पे क्वांटिटीज़ दे देंगे, दूसरी साइड उनकी एसआई यूनिट मैच करने के लिए बोलेंगे, या फिर कोई ना कोई फार्मूला मैच करने के लिए बोलेंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है डायमेंशंस मैच करने के लिए बोले। तो ये सब आप जितने भी फार्मूले पढ़ेंगे अपने +2 में तो उन सब की डायमेंशंस, एसआई यूनिट और हर टाइप की एसआई यूनिट जो कैरी कर सकते हैं वो सब आपने याद रखनी है। वहीं से आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। फिर अगला अगला देखिए हम चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, एक और टाइप का क्वेश्चन वो आपको रे ऑप्टिक्स से देखने को मिलेगा और डिफिकल्ट होगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप में। ये सारे एमसीक्यू है, देखो सब एमसीक्यू है, एक एक नंबर के। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आपको एमसीक्यू में ही एक न्यूमेरिकल आएगा जो जिसका मतलब आंसर 1 वर्ड में होगा आपका। वो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से पूछा जाएगा, मॉडरेट लेवल का होगा। फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका न्यूक्लियाई से पूछा जाएगा, इजी होगा। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फिगर, देखो फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आएगा एटम से, इजी रहेगा वो भी। फिर फैक्ट बेस आपको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक से पूछा जाएगा, इजी। और फिर आपके दो असरसर रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको बताया गया है कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से एक मॉडरेट और एक रहने वाला है इजी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको अच्छे से पहले ही बता दिया है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस लेवल का क्वेश्चन होगा, तो आप अकॉर्डिंगली ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप दो दो नंबर के क्वेश्चन जैसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 पूछे जाएंगे आपसे। और ये चारों किस किस चैप्टर से होंगे, देखो एक तो डायग्राम बेस होगा जैसे कि ऊपर भी बताया गया, जो कि रे ऑप्टिक्स से होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे डायग्राम हमें देखने को मिलते हैं, मॉडरेट लेवल का। फिर इंटरफेरेंस वाला जो एक्सपेरिमेंट हमारा एटम्स में रहता है, ठीक है, वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहाँ से। फिर आपका ड्यूल नेचर ऑफ मैटर से कंपैरिजन एंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होगा मॉडरेट लेवल का। और फिर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लियाई से, वो इजी होगा। तो आप ध्यान से देखो, ये जो दो दो नंबर के क्वेश्चन है इनमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो इजी रहेगा, बाकी सब मॉडरेट रहेंगे जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है, और हमें लगता है ऐसा कि दो दो नंबर के क्वेश्चन ये क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन देखो आप अगर आप प्लस करो तो दो दो चार, तो 6 नंबर आपके यहीं पे अगर आप नहीं आंसर कर पाए तो आपके कट जाएंगे, और इससे परसेंटेज में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपके लिए हर एक मार्क्स ज़रूरी है, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे वो 2 नंबर का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो डेरिवेशन है, आपको कहाँ से देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। 3 नंबर की डेरिवेशन आएगी, 4 नंबर का ये चैप्टर है, इसमें से 3 नंबर की डेरिवेशन आएगी। अब इसमें आपके पास देखो गिनी चुनी डेरिवेशनें हैं, आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। फिर गॉस थ्योरम आ जाती है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है, ड्यू टू स्फेरिकल शेल है यहाँ पे। फिर यहाँ पे और भी डेरिवेशन आती है, जैसे कि आपके पास इसमें आता है आपके पास डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये सारी डेरिवेशन इसमें रहती है, और इनमें से एक डेरिवेशन आपको 101% आएगी, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 3 नंबर की आने वाली है, तो आपको यहाँ से डेरिवेशन पढ़नी ही पढ़नी है सारी, ठीक है। फिर अगला डेरिवेशन और न्यूमेरिकल इकट्ठा जो आपको आ सकता है वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। तो जित जैसे ही आपने डेरिवेशन यहाँ पे पढ़ी वैसे ही मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में भी डेरिवेशन है, और ये काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है, इसमें लिखा भी है स्पेशली। तो ये मतलब आपको ना थोड़ी सी कंसेप्चुअल आएगी, देखो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, आपको डेरिवेशन करके ही न्यूमेरिकल फॉर्म करना होगा या न्यूमेरिकल करना होगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। तो वो आपको आने वाला है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से, कंसेप्चुअल होगा और डिफिकल्ट होगा, तो आपको इसकी डेरिवेशन और न्यूमेरिकल अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा डायग्राम से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितनी भी रेज होती है आपकी, स्पेक्ट्रम, एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, ये सारी रेज जो है इनके यूजेस और कहाँ कहाँ ये यूज़ की जा सकती है प्रैक्टिकली, वो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और ये भी मॉडरेट लेवल का रहने वाला है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद फैक्ट बेस में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से फैक्ट बेस क्वेश्चन बनेगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा मॉडरेट लेवल का। फिर एक्सप्रेशन कहीं पे फाइंड आउट करना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आपको एक्सप्रेशन निकालने को आ सकता है, मॉडरेट लेवल का आएगा जो,
जैसे कि कैपेसिटेंस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल इसमें कवर करे जाएंगे। ठीक है। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर से देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे कि डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उनके बारे में पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन रहेगा। फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेटिंग करंट से आने वाला है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में हमारे पास एक ही चीज़ है जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। वैसे तो इसमें LCR सर्किट्स है, ठीक है, LR सर्किट, CR सर्किट, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन यहाँ पे रहता है ट्रांसफार्मर। बहुत इंपॉर्टेंट, यह आपको ज़रूर यहाँ से पढ़ के जाना है। ट्रांसफार्मर अगर आप पढ़ोगे, वहाँ से आपको इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन है, ये सब पढ़ के जाना है। इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और जो इजी भी रहेगा तो इसमें ये भी बताया हुआ है। ठीक है। फिर अब आपको इस बार जो केस बेस्ड स्टडी है वो आपकी चेंज हो गई है। जैसे पिछले साल जो केस स्टडी थी वो आपकी कैपेसिटेंस से थी, लेकिन इस बार वेव ऑप्टिक्स से आपको केस बेस्ड स्टडी बताई गई है, जो मॉडरेट लेवल की रहेगी आपकी। ठीक है। फिर आपकी डेफिनेशन, स्टेट, डेरिवेशन, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन बेस्ड जो है सेमीकंडक्टर से कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन 5 नंबर का देखो यहाँ से पूछा जाता है, और ये इजी रहेगा। देखो 2 मार्क्स यहाँ से इजी रहेंगे और 2 मार्क्स मॉडरेट और 1 मार्क्स डिफिकल्ट। टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, 1 नंबर का डिफिकल्ट और 2 मार्क्स के मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो रे ऑप्टिक्स से रहने वाला है। ठीक है, इसमें भी यही है, 1.5 ईजी रहेंगे और 3.5 मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके पेपर में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जो कि 3.5 मार्क्स ईजी रहेंगे आपके, और 1.5 मार्क्स का थोड़ा सा मॉडरेट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छे से देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है इन्होंने सारे चैप्टरों का, जो कि आपको बहुत ध्यान में रखते हुए चलना है। और अगर आप इसी तरह से अपने पेपर की तैयारी करोगे तो आप 100%, ठीक है, 100% आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करोगे और थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, थोड़ा सा तो नहीं, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके जो है आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यही था एग्जाम पैटर्न। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन जो आपका डिस्कशन थी वो यही इसी पैटर्न पे थी, तो इसी को आपने फॉलो करना है और अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है। अब मैं इसी ही चैनल पे जो है फर्दर आपके पास जैसे क्लास 12th, क्लास 11th के हर चैप्टर पे एक एक वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, जिसको आप पढ़ के, वो प्योरली जो है CBSE बेस रहेंगी। ठीक है, CBSE में जैसा पैटर्न आता है, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या टॉपिक हम कवर करते हैं, वो सब कुछ उस पर रहेगा। अगर आप एक बार उसको देखेंगे, प्रॉपर नोट्स बना के उनको पढ़ेंगे, तो वो आपके 100% काम आने वाली है। और वही आपको जो है, उसी को ही अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा इस पेपर में। काफ़ी अच्छे 95% मतलब अबव आपको मार्क्स स्कोर करने में ये हेल्प करेगा। तो उसके लिए आप इसको ही फर्दर फॉलो कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू। और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। अच्छा, इसमें आपके पास ना एक सैम्पल पेपर भी दिया गया है, CBSE ये HP बोर्ड ने, ठीक है, जो कि इनकी साइट पे है। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आपको वो पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी एक बार आप ज़रूर देखिएगा, जो कि इसी पैटर्न पे बेस्ड है। ठीक है, वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।